हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हम लोग यूपी टेट 2021 के प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो पेपर के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही जीत की जंग की जो सीरीज चल रही है, इस जंग से आपके पेपर में कम से कम 22 क्वेश्चंस तो जरूर आए। मतलब ऐसी सीरीज हम बना रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन डाल रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हमारे पढ़ाए हुए 22 से 23 क्वेश्चंस आपके पेपर में टेट के 28 नवंबर को जरूर दिखाई दें आपको। तो सभी लोग जीत की जंग से जुड़े रहिए और आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जीत की जंग आपको सफलता जरूर दिलाएगी। होने वाले 28 नवंबर को जो आपका युद्ध है, उस जंग में आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो उसी अनुसार किया गया जैसा पेपर बनेगा। ठीक है, तो सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीत की जंग में जोड़ दें। हम समझ रहे हैं आपकी प्रॉब्लम को कि आप कह रहे होंगे सर आप लगातार क्लास ही नहीं देते हैं तो कैसे जुड़ेंगे। बेटा क्वेश्चन से कलेक्शन कराना पड़ता है, नोट्स बनानी पड़ती है, थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। लेकिन अब प्रयास है कि जीत की जंग कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि समय है नहीं। 20 दिन में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। अप्रॉक्स 250 से 300 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और उम्मीद करिए कि आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस जरूर आएंगे। मतलब 100% मैं कहता हूँ 22 से 23 क्वेश्चंस आपके पेपर में यहाँ से जरूर आने वाले हैं। तो सभी लोग इस जीत की जंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि पेपर इसी पैटर्न पे होगा। ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर तथा 400 सेंटीमीटर माप का है। एक कोई कमरा है, कमरे का जो फर्श है वो 300 सेंटीमीटर चौड़ा है या कह सकते हैं लंबा है और 425 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक है, हम एक कमरा ले लेते हैं। कमरे की फर्श की बात हो रही तो हम कमरा ऐसा बना सकते हैं कि ये हमारा कमरा है। कमरा तो हमेशा घनाभ के आकार का होता है, लेकिन हम एक फर्श ले सकते हैं कि ये हमारे घर की क्या है, फर्श है। ठीक है, ये हमारे घर की फर्श है। बात समझ में आ गई। इस फर्श की लंबाई हम कह सकते हैं कि 300 सेंटीमीटर हमें दी गई है। ठीक है, चौड़ाई हमें 425 सेंटीमीटर दी गई है। अब कमरे की फर्श पर आप टाइल्स लगाना चाहते हो, और बेटा जो टाइल्स आती है वर्ग के आकार की होती है। मीन्स टाइल्स की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। टाइल्स आप कभी भी लोगे वो वर्गाकार होती है। अप्रॉक्स टाइल्स वर्गाकार होती हैं, लेकिन अब तो नया मॉडर्न फैशन आ गया है, अब त्रिभुज आकार की भी टाइल्स बन जाती हैं। अब आप किसी भी आकार की टाइल्स ले सकते हो, लेकिन अगर हम पहले की बात करते हैं तो पहले वर्गाकार टाइल्स ही आती थी। अब जो है अब हर आकार की टाइल्स आती है। अगर आप चाहोगे तो प्रिज्म आकार की भी टाइल्स बना देंगे। आप बताओ तो कैसी टाइल्स चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा है इसमें टाइल्स लगाना है। उन्होंने कहा कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल्स लगाने के लिए एक ही नाप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या क्या है। वो चाहते हैं इसमें टाइल्स लगाई जाए और टाइल्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या हो, बराबर हो। मीन्स वर्गाकार टाइल्स हो, उनकी सब कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो। इस कमरे में टाइल्स लगा दी जाए। तो हमें कितनी टाइल्स की ज़रूरत होंगी, हमें ये बताना है। वे चाहते हैं कि हमें ये बताओ कि इस कमरे के लिए कितनी टाइल्स लेके आएँ। काहे सारे जिम्मेदारी हम ही ले रखे हैं ना। कमरा है, कमरे में टाइल्स लगवानी, भैया आपका कमरा है, टाइल्स लगवाना है। तो टाइल्स लेने जाओगे तो आप सबसे पहले जो टाइल्स लगाने आता है उससे पूछते हो कि कितनी टाइल्स लेके आए, कि टाइल्स खराब ना हो, हमें वापस ना करनी पड़े ना। तो वो एक नाप निकाल के बताता कि भैया इतनी टाइल्स ले आओ और इतनी टाइल्स में आपका काम हो जाएगा। तो हमें इसमें टाइल्स लगानी है। तो कमरे की जो लंबाई और चौड़ाई दी गई है, लंबाई दी गई 300 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई 425 सेंटीमीटर। ठीक, सबसे पहले आप क्या करिए, इसका मासा निकाल लीजिए। इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए, मासा निकाल लीजिए। मासा निकालने के लिए सबसे पहले आप इसका फैक्टर कर दीजिए। कितना, देखिए 5 छक्का, इसको आप तोड़, अब देखिए तोड़ना भी अलग अलग तरीके से होता है। सभी लोग अलग अलग तरीके से तोड़ते हैं, हम अलग तरीके से तोड़ते हैं। ठीक है, हम तोड़ेंगे 5 छक्का 30 मीन्स 5, फिर 60, 12 पंचे 60, फिर 4 तेई 12। देखिए ये कट टूट गया मेरा। 4 तेई 12, 12 पंचे 60 और 6 पंचे 30, 300 हो गया, टूट गया ना। ठीक, इसको तोड़ते हैं। आइए, 5 अठे 40 और 55 25, मतलब ये टूटेगा 5 अठे 40 और 55 25 और 17 पचे 85, ये टूट गया।
टूट गया मेरा, ठीक है। अब हमने सबको तोड़ दिया। HCF क्या होता है, मासा क्या होता है, मासा जो सब में कॉमन हो, जो सब में कॉमन हो। ये कॉमन आया 5 गुणे 5, देखो 5 गुणे 5। इसके अलावा कुछ और कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो इसका मासा कितना हो गया, 25 हो गया, इसका HCF 25 हो गया। यहाँ तक कि कोई परेशानी किसी को, कोई समस्या? हमने क्या किया, इन दोनों का फैक्टर कर लिया और इसका मासा निकाल लिया, मासा निकाल लिया। आप समझना, हमें टाइल्स की संख्या निकालनी है, 300 और गुणे 425 दिया गया है। इसके मासा से इसको डिवाइड कर दो, इसको 25 से डिवाइड कर दो, इसको 25 से डिवाइड कर दो। काटो, ये कितनी बार में कटेगा, 55 25, 5 छक्का 30, 12 पंचे 60, फिर इसको काट दो, 55 25, 55 40, 55 25, फिर काटो 17 पचे 85, 12 से गुणा करो, 12 सत्ते 84 का 4, 12 सत्ते 84 का 4, हाथी लगा 1, 12 का नंबर 12 8 20। कितनी टाइल्स लगेंगी, 204। सबसे पहले क्या करना, जो लंबाई और चौड़ाई आपको दी जाएगी उसका आप मासा निकाल लीजिएगा। देखिए हम समझाने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग मेथड लिए हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लंबाई और चौड़ाई जो दी जाएगी उसका आप मासा निकाल लीजिएगा। मासा निकालने के बाद लंबाई और चौड़ाई को उसी मासा से डिवाइड करिएगा अलग अलग, और दोनों को गुणा कर दीजिएगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का ही खेल होता है पूरा, ठीक। तो कितनी टाइल्स यूज होंगी, 204। इस क्वेश्चन को बताने का उद्देश्य इसलिए अच्छा था क्योंकि 2019 के पेपर में हमारे यहाँ से एक प्रश्न आया था। ये आपको इसमें निकालना है कि टाइल्स की संख्या कितनी होगी, ठीक। वही प्रश्न है, सेम प्रश्न है, तो हमने एक प्रश्न वैसा उठा लिया आपको समझाने के लिए। आप इस प्रश्न को लगा लीजिएगा और देखिएगा आपके टेट के पेपर में फिर से यहीं से एक प्रश्न आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, इसको लगा लीजिएगा अपनी कॉपी में और कमेंट करके हमें आंसर बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। फिर से बहुत अच्छा प्रश्न है, कह रहा है एक हाल की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में मीटर चौड़ाई, अच्छा यहाँ पे कोई संख्या मिस्टेक हो गई है। इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। चित्र बनाकर संगमरमर लगे हुए फर्श का, चलिए इसको छोड़ दीजिए, इसमें यहाँ पे वैल्यू मिस्टेक है, वैल्यू नहीं पुट हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक मार्ग बना हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक वर्गाकार बगीचा है, हमारे पास एक वर्गाकार बगीचा है, ये वर्ग के आकार के, ठीक है। इसके चारों ओर क्या बना हुआ है, एक रास्ता बनी हुई, ये कह सकते हैं एक रास्ता बनी हुई। रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर चौड़ा ये रास्ता है। रास्ता जो है ये 50 सेंटीमीटर चौड़ा है, चौड़ा है ना, ठीक है, 50 सेंटीमीटर चौड़ा है। बगीचे की लंबाई सहित मार्ग 51 मीटर है। अगर इस बगीचे की लंबाई सहित जो मार्ग है, अगर बगीचे की लंबाई ये है 50 सेंटीमीटर और मार्ग की लंबाई जोड़ दें तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 51 मीटर हो जाएगा, 51 मीटर हो जाएगा। बात समझ गए? एक बात समझ में आ रही है हमारी, कुछ तो चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए थोड़ा सा ऊपर वाला नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रहा है, आपकी बात हम समझ जाते हैं। देखिए हमसे कहा कि एक बगीचा, हमने कहा थी कि एक बगीचा है, ये बगीचा हो गया। इस बगीचे के चारों ओर उसने एक रास्ता बनाई है जो 50 सेंटीमीटर चौड़ा है, मार्ग बना दिया। फिर कह रहा है जब इस मार्ग को भी जोड़ लिया जाए, इस मार्ग की चौड़ाई को जोड़ लिया जाए तो ये पूरा 51 मीटर हो जाता है, 51 मीटर हो जाता है। मीन्स जो ये बगीचा है ये 50 मीटर का है ना, बात समझ पा रहे हो हमारी। ये बगीचा जो है ये 50 मीटर का है, 50 सेंटीमीटर ये लंबाई बढ़ी और 50 सेंटीमीटर ये लंबाई बढ़ी, तो टोटल 100 सेंटीमीटर हुआ और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो उसने कह दिया ये जो रास्ता है ये कितना है, 51 मीटर की है, 51 मीटर का है। तो कह रहा बगीचे का क्षेत्रफल बताइए, आपको इसका क्षेत्रफल बनाना है बगीचे का। बगीचा वर्गाकार है और इसकी भुजा की लंबाई 50 मीटर है, और जब भुजा की लंबाई 50 मीटर है तो बगीचे का क्षेत्रफल निकालना है, मीन्स वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, और वर्ग की भुजा आपने कितना निकाला है, 50 सेंटीमीटर निकाला है। मीन्स आंसर में नहीं, आंसर में आप 2500 कर दीजिए, ठीक, बात क्लियर है।
देखिए उसने कहा एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ा एक मार्ग बना हुआ है। हमने एक वर्गाकार बगीचा बना लिया, इसके चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ा एक मार्ग बना दिया चारों ओर। 50 सेंटीमीटर अगर ये चौड़ा है, 50 सेंटीमीटर ये चौड़ा है, तो दोनों की लंबाई को जोड़ दोगे 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। ये टोटल 51 मीटर उसने कहा है, 51 मीटर कहा है। तो अगर 1 मीटर की लंबाई घटा देते हो तो 50 मीटर ही तो वर्ग की भुजा आ जाएगी। और कहा बगीचे का क्षेत्रफल बताइए, बगीचा यही है, बगीचे का क्षेत्रफल मीन्स उसका भुजा का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। आंसर आ गया आपका। चलिए, अमरूद के बाग की लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं। रास्तों पर मिट्टी डलवाने का खर्च इतने प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिएगा। अब ये वर्ग की बात करा। वर्ग में भैया 2 चीज़ें होती हैं, वर्ग में 2 चीज़ें होती हैं। एक वर्ग है, हम दोनों चीज़ की बात करेंगे साथ में ही, ठीक है। एक वर्ग ये हो गया और एक वर्ग ये हो गया, ठीक। ये भी रास्ता है, ये इसका रास्ता है। वर्ग के बाहर रास्ता बना होता है, वर्ग के अंदर रास्ता बना होता है। वर्ग के चारों ओर अंदर और बाहर रास्ता बना होता है, और वर्ग के बीचों बीच रास्ता बना होता है। बात समझ गए? वर्ग एक है, एक वर्गाकार बगीचा है, उसके बाहर हमने कहा W लंबाई का एक चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है, तब भी रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा, ठीक। और एक वर्ग है, उसके बीचों बीच रास्ता बना हुआ है, रास्ते की चौड़ाई हम W कह दें, तब भी वर्ग रास्ते की चौड़ाई या रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा, ठीक। अगर रास्ता जो है वर्ग के आयत के, सॉरी वर्ग की बात कर रहा हूँ, एक मिनट, एक आयत है, आयत के चारों ओर W सेंटीमीटर लंबाई का एक रास्ता बना हुआ है, तो पूछेगा इस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। फिर एक आयत है, उसके बीचों बीच रास्ता बना हुआ है, तब भी रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। अगर रास्ता इस तरह का है तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है 2W L प्लस बी प्लस माइनस 2W, प्लस जब रास्ता बाहर हो माइनस जब रास्ता अंदर हो। 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं आपके आयत से, ठीक है। प्लस तब लगाएंगे जब रास्ता बाहर की ओर बना हो। वो बोलेगा कि एक आयत है, उसके बाहर 5 सेंटीमीटर चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है, या बोलेगा एक आयत है, उसके अंदर 5 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है। मीन्स वो खुद बोलेगा कि कितने लंबाई का बाहर बना, कितने लंबाई का अंदर बना। अगर रास्ता बाहर होगा तो आप यहाँ पे प्लस कर देना, और रास्ता अंदर होगा तो यहाँ पे माइनस कर देना, बस इतना ध्यान रखना। और रास्ता जब बीचों बीच हो तब क्षेत्रफल, ये रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। यहाँ पे भी रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। हमने रास्ते के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया है, ये होता है W L प्लस बी माइनस W। जब रास्ता बीचों बीच हो तो फार्मूला लगाते हैं W L प्लस बी माइनस W। इसने क्या कहा, अब आइएगा, अब इसी क्वेश्चन को समझते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं ना। चलिए अब आप समझिएगा इसको, हम इसको हटाए दे रहे हैं। चलिए अब इतनी बात सबको समझ में आ गई, फार्मूले वामूले आप लिख लीजिएगा। अब क्या कहा, एक अमरूद के बाग की लंबाई 180 मीटर है, चौड़ाई 120 मीटर है। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को काटता हुआ 3 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता है, 3 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता है ना। रास्तों पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपए प्रति मीटर की दर से क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आप रास्ते का क्षेत्रफल निकालो। रास्ते का क्षेत्रफल W L प्लस बी माइनस W मीन्स रास्ते की चौड़ाई। W यहाँ पे क्या होता है ये लिख लीजिएगा, रास्ते की चौड़ाई, नहीं तो पता चलेगा आप भूल ही गए। रास्ते की चौड़ाई W होता है, रास्ते की चौड़ाई। और W कितना दिया है, 3 दिया है। L कितना दे रखा है 180, B कितना दे रखा है 120 माइनस का 3। ठीक है, ये 3, ये 180 और 120 कितना 300, 300 से 3 घटा दो 297।
297 का इसमें गुणा करो, 3 सते 21, 21 का 1 हासिल लगेगा 2, 3 9 27, 2 29 का 9 हासिल लगेगा 2, 3 दूनी 6 2 8। मीन्स ये आपका रास्ते का क्षेत्रफल आ गया, रास्ते का क्षेत्रफल आ गया 891 मीटर स्क्वायर। ये रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। जब तक आप रास्ते का क्षेत्रफल नहीं निकालोगे उसके ऊपर खर्च नहीं निकाल सकते। सबसे पहले हमने रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लिया 891 मीटर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, बात क्लियर है यहाँ तक की? अब रास्ते पे खर्च कितना है? 12 प्रति मीटर की दर से खर्च किया जाता है। मीन्स 891 में 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 891 गुणे 12, और 12 का नंबर 12 मीन्स लास्ट में 2 होना चाहिए, और ये आंसर आ जाएगा आपका। जब आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे खर्च का, जितना क्षेत्रफल होगा और 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से आप खर्च कर रहे हो, तो क्षेत्रफल में अपने रेट का गुणा कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10,692। बात क्लियर सभी लोगों को? तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखिएगा, एक बार रास्ता अंदर हो, एक बार रास्ता बाहर हो, या रास्ता बीचों बीच हो। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अब इसको आप लगाएंगे या हम लगाएंगे? कह रहा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है, इस मैदान की एक भुजा इतनी है, दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है हमें। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, और आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 0.5 हेक्टेयर। सबसे पहले आप समझो कि 1 हेक्टेयर में होता कितना है? 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो 0.5 हेक्टेयर में क्या हो जाएगा? 5,000 मीटर स्क्वायर। तो उसने कहा कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, इसको हम 5,000 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं क्षेत्रफल को। लंबाई कितनी? 125। हमसे चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कहा है। 125 से जब आप इसको काटोगे तो ये 40 बार में कटेगा। मीन्स उसकी दूसरी भुजा जो बी है वो 40 मीटर आ जाएगी। देखिए आंसर आ गया। लेकिन अब जितने बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होगी वो क्वेश्चन पेपर में कैसे लगाएंगे, ये बड़ी बात है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप कॉपी में नोट करते चलिए जिससे आपके पेपर में ये आसानी लाएं। क्योंकि अगर उसने 0.5 हेक्टेयर लिख दिया, अगर आपने इसको नहीं पुट किया सही से, तो आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। पढ़ाई कितनी भी कर लो, देखो पढ़ाई करने के अगर पैटर्न अच्छे होंगे तभी आप सिलेक्शन पाओगे। पढ़ने वाला कभी सफल नहीं होता। पढ़ने का तरीका और क्वेश्चंस का कलेक्शन, कि क्वेश्चंस कितने टाइप के आप पढ़ रहे हो, किस तरह के क्वेश्चंस पढ़ रहे हो। अगर बहुत लोग आयत का क्षेत्रफल लंबाई और गुणे चौड़ाई लगा देंगे, आंसर दे देंगे, कह देंगे 10 मीटर चौड़ा है, 20 मीटर लंबा है, आंसर बता दो, बता देंगे 200 मीटर स्क्वायर। बच्चा आंसर निकाल के बहुत खुश होता है, वाह हम तो लगा लिए। पेपर भी वही कहेगा कि आयत का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, उसकी एक भुजा 120 मीटर है, तो दूसरी भुजा निकालो। फिर आप अपने हाथ खड़े कर दोगे कि यार हम तो क्या करें, अब तो बड़ी समस्या है ना। बताओ, ऐसा ही तो फील होता है ना कि यार अब हम कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को, ये तो बहुत खतरनाक कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पढ़ने होंगे पेपर के लिए, जिससे कि ये सब चीज़ें अगर आपको पेपर में आ जाता है तो आपको ध्यान रखना होगा। और हम उम्मीद करेंगे कि पेपर कुछ नए तरीके का ही बन के आए इस बार, जिससे बच्चे जो पढ़ाई किए हैं उन्हें अच्छी सफलता मिल सके, उन्हें अच्छे नंबर्स मिल सके और उन्हें जॉब मिल सके ना। मेहनत करना और सपने देखना सबका काम है। मेहनत सभी करते हैं, सपने सभी देखते हैं, सपने सभी देखते हैं कि हम भी अंबानी बन जाए। लेकिन उस अंबानी बनने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी होगी, बहुत सारा संघर्ष करना होगा, उसके बाद ही सफलता मिलेगी। देखो सपने कभी भी हैं, साकार करने के लिए मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। और सपना हमेशा देखो, सपने देखना ही तुम्हारा काम है। जब तक सपने नहीं देखोगे तब तक आप मेहनत नहीं करोगे। इसलिए सपने जब भी देखो तो बंद आंखों से देखो। सपने कभी भी बंद आंखों से मत देखो। सपने जो भी देखो वो हकीकत में देखो, खुली आंखों से देखो और सोचो कि हमें क्या बनना है। ऐसे सपने देखो जो आपको सोने मत दे। बहुत सारे सपने ऐसे होते हैं लोग नींद में देखते हैं, मीन्स सोते हुए देखते हैं, लेकिन आपको सपने ऐसे देखने हैं जो आपको सोने ना दें। ऐसे सपने मतलब आप ऐसा ठान लो कि हमें एक ऐसा काम करना है, जीवन में हमें ऐसी सफलता पानी है जो लोग सोच ना सकें, ऐसे सफलता पानी है।
मीन्स टेट का पेपर ही है एक ऐसा जहां पे आप सोच सकते हो हमें सफलता मिल सकती है। टेट के पेपर इन बहुत सारे पेपर होते हैं जहां से सफलता मिल जाए, लेकिन सबका एम, सबका लक्ष्य अलग अलग है। कुछ लोग सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, कुछ लोग कांस्टेबल बनना चाहते हैं, कुछ लोग एसआई बनना चाहते हैं, कुछ लोग चपरासी बनना चाहते हैं। सबका लक्ष्य बटा हुआ है और सभी अपने लक्ष्य के प्रति सजग हैं और सभी अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत कर रहे हैं। इसलिए कभी भी सपने देखो तो खुली आंखों से देखो, जो ऐसे सपने देखो जो आपको सोने मत दे। सोते हुए सभी सपने देखते हैं, सोते हुए सपने कभी साकार नहीं होते। सपने वही साकार होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, और सफलता तभी मिलेगी जब आप ऐसे सपने देखोगे जो आपको सोने ना दें। मेहनत करना जरूरी है, बिना मेहनत किए आपको कुछ नहीं हासिल होगा। टेट का पेपर बहुत करीब है, मात्र 20 दिन का समय है। अगर हम रोज 10 घंटे पढ़ते हैं तब हम मात्र 200 घंटे पढ़ पाएंगे। 200 घंटे मतलब कुछ नहीं होता, क्योंकि एक हमें 45,000 की जॉब पानी है, तो 200 घंटे मतलब क्या है, कुछ नहीं है। इसलिए हमें रोज अपने पढ़ने की कैपेसिटी को बढ़ाना है। पर डे हमें 12 घंटे 15 घंटे पढ़ना, क्योंकि समय बहुत नज़दीक है। 20 दिन में ही हमें सब कुछ हासिल कर लेना है। आओ बात नहीं करेंगे, क्लास स्टार्ट करते हैं, नहीं तो मेरा समय सब वेस्ट हो जाएगा, फिर हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते ना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते। कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके बीचों बीच 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का 15 मीटर की दर से खर्च क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप लगा लेना। अभी हम ऐसा क्वेश्चन बता के गए हैं, इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा और आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ आप भी लगाओ, और सभी लोग क्वेश्चन लगाएंगे जरूर। अगर नहीं लगता है तो पूछिएगा जरूर। पूछना आपका परम कर्तव्य है और बताना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, अगर आप पूछोगे नहीं तो हम कुछ नहीं बताएंगे, इसलिए पूछने की हैबिट डालो, हम सब कुछ बताएंगे। आइए, एक मैदान की लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है। मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है कीजिए तो इस मैदान पर बल कितने लीटर पानी गिरा। टोटल कुल कितने लीटर पानी गिरा ये बात कर लेते हैं। ठीक है, कुल कितने लीटर पानी गिरा हम इसकी बात करते हैं। एक मैदान की लंबाई हमें दे रखा है और मैदान की चौड़ाई हमें दे रखा है। मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो कुल कितने लीटर पानी गिरता है। ठीक है, सबसे पहले आप मैदान का क्षेत्रफल निकालो। एक 30 सेंटीमीटर लंबा मैदान है और चौड़ा 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर लंबा मैदान है, 30 मीटर, और चौड़ाई इसकी 15 मीटर है। ठीक है, अगर हम लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दें, क्योंकि आयत है तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा, और क्षेत्रफल कितना निकल आएगा 450 मीटर स्क्वायर। 450 मीटर स्क्वायर निकल आएगा। अब इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो ज्ञात कीजिए कि इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। ठीक है, 450 गुणे 5 गुणा कर दो, 5 0 0, 50 25 का 5 हाथ से लगा दो, 5 चौको 20, 2 22, 2250, यह है 22,500। अब तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी यहाँ पे 22,500 आ गया और आपका कितना आया है 2250 आया है। हमें भी लगता है कि यहाँ पे एक जीरो कम लगाया है। ठीक है, लेकिन हमारा मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ गया। आप एक जीरो लगा दो और आंसर बना दो 22,500 लीटर। ठीक है, 22,500 लीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मीटर के बाद फिर हमें लीटर में भी जाना है, इसलिए। ठीक, कोई परेशानी? सभी लोग बताएंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितने लीटर होते हैं। आप इतना देख के बताइएगा 1 मीटर में कितने लीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में कितने लीटर होते हैं। ठीक, सभी लोग बताएंगे इसको पता करके कि ये क्या है। ठीक है, 1 मीटर में कितने लीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में कितने लीटर होते हैं, तब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे। वैसे इसका आंसर आ जाएगा 22,500 लीटर। चलिए, क्वेश्चन दिया गया एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन घन मीटर में ज्ञात कीजिए। घनाभ की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर, ऊंचाई 120 मीटर। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। घनाभ की लंबाई दी गई, घनाभ है, घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन, सबसे पहले आप घनाभ का आयतन लिख लीजिए क्या होता है। घनाभ का आयतन होता है L इंटू B इंटू H, ये घनाभ का आयतन होता है। ठीक है, हमें लंबाई कितनी दी गई है 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी गई है 40 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी गई है
1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर और प्लस का 20 सेंटीमीटर, मीन्स टोटल कितना 120 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमारी 120 सेंटीमीटर आ जाएगी। 1 2 3, 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दो, ठीक। अब गुणा कर दो, 8 चौको 32, 12 दूना 24 का 4 हाथ से लगा 3, 8 चौको 32, 32 का 12 में गुणा करो, 12 दूना 24 का 4 हाथ से लगा दो, बात है 36, 36 2 38। देखो आंसर ये आएगा 384 है, आ गया ना। अब इसको इन्होंने एक चीज कहा नहीं ना, इसमें मीटर लगा देता तब ज्यादा अच्छा रहता, तभी आंसर आता सही, ठीक है। क्योंकि इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग करोगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग करोगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग करोगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाते, 1000 से डिवाइड कर देते, 0.384 आ जाता मीटर, ठीक। घनाभ का आयतन मीटर क्यूब, हाँ लिखा है ये देखिए, सॉरी यहाँ पे लिखा है, कह रहा घनाभ का आयतन घन मीटर में ज्ञात कीजिए। आपको जो वैल्यू दे रखी है वो किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में दे रखी है। तो हमें जो आयतन निकालना घन मीटर में निकालना है, तो हमें उसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ये 80 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग करेंगे। ये 40 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग करेंगे। ये 120 मीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग करेंगे, और आंसर हमारा आ जाएगा 0.384 मीटर क्यूब। चलिए, एक घनाभ आकार की लकड़ी के टुकड़े का आयतन इतना है यदि घनाभ आकार है, अगर घनाभ आकार है, घनाभ का आयतन दे रखा है। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर आयतन, यही तो होता है घनाभ का आयतन। हमें क्या क्या दे रखा, आयतन दे रखा कितना 264, जो जो दे रखे उसको तुरंत तुरंत पुट कर दिया करो। लंबाई दे रखा 8, चौड़ाई दे रखा 6, ऊंचाई हमें निकालनी है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। 6 चौको 24, 2 जाएगा, 6 चौको 24, ये 8 से कटेगा, 8 5 40, 0.8 5 40, 5.5 मीटर ऊंचाई आएगा। ऑप्शन में नहीं, एक बना लो आंसर 5.5 मीटर, कोई परेशानी नहीं, ठीक। बताइए, कोई परेशानी। एक घनाभ आकार है, घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। घनाभ का आयतन हमने लगा दिया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन हमें दे रखा कितना 264, देखो आयतन 264 दे रखा है, तो हमने आयतन की जगह पे 264 रख दिया। लंबाई हमें 8 सेंटीमीटर दिया, लंबाई 8 सेंटीमीटर रख दिया। चौड़ाई हमें 6 सेंटीमीटर दिया, चौड़ाई हमने 6 सेंटीमीटर रख दिया। हमें ऊंचाई फाइंड आउट करना, हमने ऊंचाई फाइंड आउट कर ली 5.5 मीटर। बताइए, कोई परेशानी किसी को। अब एक समस्या ये है, अभी हाँ हम भी देख रहे हैं उसी चीज़ को, आप भी देख रहे होंगे कि सर जी ये घन सेंटीमीटर में है, ठीक है, और ये सेंटीमीटर में है, और ये भी सेंटीमीटर में है, और लंबाई हमें मीटर में फेंक दिया। क्या गेम खेल रहा है यार, बहुत खतरनाक गेम खेल रहा है सच में। मतलब ऐसा गेम खेल रहा है ये पेपर, ये क्वेश्चंस की पूछो नहीं। अगर थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो गए तो क्वेश्चंस नहीं सही कर पाओगे। चीज़ें समझनी होगी भैया, बिल्कुल समझनी होगी। अब इन्होंने इसको मीटर में दे दिया है, और मीटर में दे के आंसर पूछ लिया कि उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और हमें नहीं लगता कि मीटर में इनको देना चाहिए था, क्योंकि जब इन्होंने आयतन घन सेंटीमीटर में दे रखा है, तो जब घन सेंटीमीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, मीन्स लंबाई सेंटीमीटर में, चौड़ाई सेंटीमीटर में, ऊंचाई सेंटीमीटर में, यही तो जब इन तीनों का गुणा करते हैं तभी तो ये घन सेंटीमीटर बन जाता है, सेंटीमीटर क्यूब, यही तो होता है, तभी तो ये बनता है घन सेंटीमीटर। जब 3 बार ये सीएम 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 गुणा हो जाता है तो सीएम क्यूब बन जाता है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जब गुणा करोगे तब आयतन मिलेगा, और जब इन तीनों का गुणा करोगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाता है, ठीक। चलो इसको सेंटीमीटर में बदल दो, ठीक, आंसर आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर, ठीक, 5.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया है। आइए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये तो बहुत आसान है भैया, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। हमने त्रिभुज के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, सभी लोग को ध्यान होगा, ठीक। तो भुजा स्क्वायर, हमें भुजा दे रखा है, भुजा कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, √3/4 10 × 10, तो
तो ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 पंची 10, ये 2 पंची 10 और 50 25, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो आ गया आपका समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल। चलिए, यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या इतनी है तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। अब एक वृत्त है, ये है वृत्त की त्रिज्या, ये r होती है। अगर इसी को मिला दो तो ये व्यास बन जाता है और व्यास हमारा क्या हो जाता है 2r, इसको डायमीटर बोलते हैं। और ये हमारी जीवा होती है, ठीक है, जीवा। तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है वृत्त का, वो हो जाता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान कितना 22/7, r मीन्स त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया गया है, r बराबर कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर, 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा 154 आ जाएगा आंसर, 154 मीटर स्क्वायर। ठीक, देखिए आंसर आ गया। फार्मूला अगर एडवांस में याद होगा तो आंसर आ जाएगा। बहुत जल्द ही हम लोग अर्थमेटिक की ओर बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लगा लेना 2 3 5 मीन्स समकोण त्रिभुज, क्वेश्चन पढ़ लेना और लगा लेना, सभी लोग समझ गए होंगे। ये भी लगा लोगे। ये आइए अब यहाँ से शुरू करते हैं। अब बहुत अच्छे प्रश्न आना स्टार्ट हुए हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। वहाँ तक कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया एडवांस मैथ में, और अभी बीच बीच में क्वेश्चन आते रहेंगे, बिल्कुल परेशान मत हो, कुछ भी छूटेगा नहीं। ये रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास में हम सब कुछ पढ़ाते रहेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, जितना आएगा सब पढ़ाएंगे, पेपर हम करा के रहेंगे, कुछ भी हो जाए। टेट में 22 क्वेश्चन अपनी क्लास से फंसाऊंगा, ये हमारी 100% गारंटी आपके साथ। क्वेश्चन यहीं से आएंगे पेपर में, चाहे कुछ हो जाए। ठीक, अब P Q से 40% कम है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन, P है और Q है। P जो है Q से 40% कम है, ये इससे 40% कम है। एक को 100 मान लो, ये 100 है, ये इससे 40% कम है, तो ये कितना है 60 है, बिल्कुल सही। 1 0 से 1 0 काट दो, 2 तिहाई 6, 2 पंची 10, 2 पंची 10, 2 तिहाई 6, 3:5 का रेशियो बन गया P और Q का। ठीक है, तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है, तो जो Q है, आप समझिएगा यही चीज हमें समझना है। तो जो Q का मान है वो P से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहली बात तो ये चीज याद रखना। कह रहा P से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सबसे पहले आप निकालो कि कितना अधिक है। 3 से कितना है, ये 5, कितना अधिक है 2। 2 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे। अब आपकी बात आती है नीचे, किससे, जिसके साथ क्वेश्चन में का और सा लगा होगा उसकी वैल्यू नीचे जाएगी। किससे, P से, P से। तो P का मान कितना है 3/3 चला जाएगा, ये 200/3 बनेगा और 3 × 6 = 18 मीन्स 66.66% आंसर आएगा हमारा। बात समझ में आ गई सबको। कहा यदि P Q से 40% कम है, यदि P जो है Q से 40% कम है, ये 100 है, इससे 40 कम तो ये 60, दोनों का रेशियो बना दिया 3:5। फिर एक लैंग्वेज जोड़ा, Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। जो Q है वो P से कितना प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले आप निकालो कि वो P से कितना ज्यादा है। देखिए 2 तरीके के प्रतिशत में क्वेश्चन होते हैं पेपर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 तरीके के प्रश्न आते हैं, एक तो डायरेक्ट कहेगा P Q का कितना प्रतिशत है, या Q P का कितना प्रतिशत है, ये अलग बात। जब वो कहेगा कितना प्रतिशत अधिक है या कितना प्रतिशत कम है, 2 तरीके के प्रश्न, या तो कितना प्रतिशत अधिक है या कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में निकालोगे कि वो कितना अधिक है या कितना कम है। तो सबसे पहले हमने निकाला वो 2 अधिक है, ठीक, उसने अधिक की बात की तो अधिक है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब जिसके साथ का और सा लगा होगा उसकी वैल्यू बटे में जाती है, तो P से जिसके साथ का और सा लगा होगा उसकी वैल्यू बटे में जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा 66.66%। चलिए, एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात 4,777 रुपए में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं। SP = MP, 100 ± x/100, ये फार्मूला होता है, आप इससे सॉल्व कर लीजिएगा। SP हमें दिया गया कितना 4,777 इक्वल टू हमें MP फाइंड आउट करना है। जब छूट दी जाएगी तो माइनस, जब छूट दी जाएगी तो माइनस 4,777, ये 100 से 15 घटा दोगे पते में 85, और ये 100 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा गुणे 100
इक्वल टू MP। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका मार्केट प्राइस निकल आएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आइए, बहुत अच्छा प्रश्न फिर से है, U अनुपात V इक्वल टू 4:7, V अनुपात W इक्वल टू 9:7, यदि U इक्वल टू 72 तो W का मान क्या होगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, आपको U और V में अनुपात दिया गया है 4:7, आपको V और W में अनुपात दिया गया कितना 9:7। ठीक है, ये दो अनुपात दिए गए, आपको U का मान दिया गया 72 और आपसे W का मान हमसे पूछा गया। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे तीनों का रेशियो बनाना होगा, U, V और W, इन तीनों का रेशियो बनाना होगा। तो आप ध्यान रखिएगा जो कॉमन है, जो कॉमन है V देखो कॉमन है दोनों में, तो इसकी वैल्यू भी हमेशा बराबर होनी चाहिए। बराबर नहीं होगी तो हम दूसरे मेथड से इसको बराबर कर लेंगे। जो कॉमन है उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए, नहीं बराबर है तो आप ऐसे लिखना U अनुपात V, इसका मान दिया गया, ये देखिए यहाँ पे V का मान 7 है और यहाँ पे V का मान 9 है, तो V के मान के नीचे ही V का मान रखिएगा और आगे 7 को बढ़ा दीजिएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे 4×9 = 36, इसका गुणा इसमें करेंगे 7×9 = 63। देखिए सबका अनुपात बनता चला जा रहा है, 7×7 = 49। हमारे पास U अनुपात V अनुपात W आ गया और U का मान 72 दिया गया है। U कितना है 36, X का मान 72 दिया गया है, तो X का मान कितना हो जाएगा 36 दूना 72। हमें W कितना है 49X है, X का मान कितना है 2, तो 49 × 2, आंसर कितना हो जाएगा 98। बात क्लियर है सबको। सबसे पहले आपको तीनों का रेशियो बनाना होगा और तीनों का रेशियो बनाने के लिए ये मेथड सबसे बेस्ट है। ठीक, इसमें क्या करना होता है, U और V का मान दिया गया, U और V का मान रख दिया, बीच में हमेशा वही मान रखते हैं जो कॉमन होता है, उसी की वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे V की वैल्यू 7 है और यहाँ पे V की वैल्यू 9 है, तो उसी की वैल्यू हम नीचे रखते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ाया जाए। मनीष 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें खरीदा तथा 162 रुपये प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया। 7 किताबें बेचने पर क्या हानि हुई। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। मनीष एक किताब खरीदता है 225 रुपये में और 162 रुपये में बेचता, तो सबसे पहले हानि निकालो। 5 से 3 जाएगा, 2 जाएगा 3, 1 हासिल, तो 12 से 6 जाएगा 6। ठीक, 63 रुपये की हानि हो रही है। ठीक, अब एक किताब पे अगर 63 रुपये की हानि हो रही तो उसने कितनी किताबें खरीदी और बेची हैं 7, तो 7 किताबों पर क्या हो जाएगा 441 रुपये की हानि हो जाएगी। एक किताब पर अगर 63 रुपये की हानि हो रही तो 7 किताबों पर 441 रुपये की हानि। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपके टेट में पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। आगे बढ़ाया जाए, बताइए। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न फिर से आया और यहाँ से कार्य से भी आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, टेट में कार्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए समझिएगा भैया सभी लोग। कह रहा है ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है, ए जो है 6 दिन में कर सकता है और बी अकेला कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहले आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 24, मीन्स टोटल मनी। हमेशा जो हमारा टोटल कार्य हो, ये हमेशा टोटल कार्य आएगा। ठीक है, जो टोटल कार्य हो आप उसको टोटल मनी मानना, ये मेरा मेथड है। ठीक है, जो आपका टोटल कार्य हो आप उसको टोटल मनी मान लेना कि हमारे पास 24 रुपए हैं जिसे हमें खर्च करना है। ठीक, 6 से 24 को डिवाइड करो, 6 चौको 24, 8 त्रिक 24, डिवाइड कर दिया। अब समझना, ए एक दिन में 4 रुपए खर्च करता है। ए एक दिन में कितने रुपए खर्च करता है 4 रुपए, और कितने दिन खर्च करता है 6 दिन। देखो कहा नहीं 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले एक दिन में 4 रुपए खर्च करता है तो 6 दिन में 24 रुपए खर्च कर लेगा, 4 छंग 24 खर्च कर डालेगा। ठीक है, बी अकेले एक दिन में 3 रुपए खर्च करता तो 8 त्रिक 24 रुपए खर्च कर डालेगा। ठीक है, मीन्स ए और बी की कैपेसिटी है, ये इनकी क्षमता है। ए एक दिन में 4 ही रुपए खर्च कर सकते हैं, ये इनकी क्षमता है।
और बी एक दिन में 3 ही रुपए खर्च कर सकते हैं, ये इनकी क्षमता है ना। अब दोनों लोग मिलके खर्च करते हैं। खर्च क्या करते हैं? टोटल देखो ए और बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर इन रुपयों को खर्च करेंगे। अगर ए एक दिन में 4 रुपए खर्च करता है और बी एक दिन में 3 रुपए खर्च करता है तो दोनों मिलके एक दिन में कितने रुपए खर्च करेंगे? 7 रुपए खर्च करेंगे। अब ए और बी दोनों मिलके खर्च कर रहे हैं तो एक दिन में कितने रुपए खर्च कर लेंगे? 7 रुपए खर्च कर लेंगे। इन्हें खर्च कितने रुपए करना है? 24 रुपए खर्च करना है दोनों को मिलके। और एक दिन में 7 रुपए खर्च करते हैं तो 24 रुपए खर्च करने में कितना समय लगेगा? 24/7 हमारा आंसर आ जाएगा। भैया आपको 49 रुपए दे दिया जाए, 2 लोग हो, 1 और 2, और कहा जाए कि दोनों लोग मिलके एक दिन में 7 रुपए खर्च करते हो तो 49 रुपए खर्च करने में कितना समय लगेगा? तो आप कहोगे हमारे पास टोटल 49 रुपए है और दोनों लोग मिलके 7 रुपए खर्च करते हैं तो 7 दिन में खर्च कर दिया। आपने ऊपर क्या रख दिया? टोटल मनी रख दिया और नीचे क्या रख दिया? अपना खर्च लिख दिया, यही तो लिख दिया। तो वही तो हमने किया। यहाँ पे हमारी टोटल मनी है 24 रुपए है और इसे खर्च किसके करना है? ए और बी एक दिन में 7 रुपए खर्च करते हैं। ये हमारा आंसर आ गया 24/7। कितना आसान मेथड है ना। बताइए कोई परेशानी यहाँ पे? अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, आप सभी लोग आगे बढ़ें। चलिए, राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है। एक राजेश है, ये राजेश का घर है, ठीक है, और ये राजेश का दफ्तर है। यहां से यहां ये जाता है कितनी स्पीड से? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ठीक है, तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से वापस आता है। अरे कहीं नहीं, अब दफ्तर से वापस जाता है घर को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, कहीं भी जाता आता हो। मीन्स आप गए हो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और वापस आए हो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। टोटल यदि वह 9 घंटे खर्च करता है, मीन्स जाने और आने में टोटल में आपको जो समय खर्च होता है, टोटल टाइम जो आप खर्च करते हो वो कितना खर्च करते हो? 9 आवर खर्च करते हो, ठीक। तो उसके दफ्तर तथा घर के मध्य की दूरी क्या है? मीन्स आपको बताना क्या है? ये बताना है, ये आपको बताना है, ठीक। आप 9 घंटे में क्या करते हो? एक बार अपने घर से दफ्तर जाते हो और दूसरी बार अपने दफ्तर से घर वापस आते हो। इन दोनों में आप 9 घंटे खर्च करते हो, ठीक। इसके दफ्तर के बीच की दूरी जो होगी वो समान होगी क्योंकि आप गए हो और यही दूरी वापस आए हो। बस आपने अपनी स्पीड को चेंज किया है। एक बार आप 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आए हो, एक बार आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आए हो। हमने कहा आपको जाने में 4 घंटे लगे थे तो 25 चौको 100। ये क्या होता है? स्पीड गुणे टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। जब आप चाल में समय का गुणा कर देते हो तो आपको दूरी मिल जाती है। तो हमने कहा 4 घंटे का समय लगता है। अब ये दूरी, अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आते हो 5, देखो 20 पंचे 100, जो दोनों दूरियां समान है कि नहीं? 100 मीटर की ये दूरी है ना, 100 किलोमीटर की दूरी समान हो जानी चाहिए। अब आप सोचोगे सर आपने क्या किया? हमने इसको दिमाग से लगा दिया, अपने माइंड से लगा दिया। अभी आपको हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएं, समय लगेगा, उससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला, ठीक। थोड़ा सा सोचो, अगर 9 घंटे का समय लगता है और चाल आपको देगा कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाते हो, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आते हो, तो आपका दिमाग काम करेगा, याद चली गई दूरी तो समान है, और चली गई दूरी समान तो समय बटेगा। एक बार अगर चाल ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, चाल कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। हमने तुरंत दिमाग लगाया 25 चौको 100, 20 पंचे 100, हमने देखा चली गई दूरी बराबर हो गई, समय भी 9 घंटे आ गया, हमने आंसर लगा दिया 100 किलोमीटर, ठीक। ऐसे लगाओ। आओ, अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? यह भी बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। एक अनिल है और एक दीपक है, चलो नाम लिख देते हैं तभी सही लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। एक अनिल है और एक दीपक है, ठीक, और एक दिनेश है।
ये तीनों लोग मिलके कार्य करते हैं तो कार्य 35 दिनों में पूरा हो जाता है। और अगर अनिल और दिनेश मिलकर करते हैं तो कार्य 60 दिनों में पूरा हो जाता है। ठीक, सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना ले लें बताओ जल्दी से। बहुत सारे लोग कहेंगे हमें पूछ लीजिए तो हम क्या बताएं। एलसीएम बताओ कितना लें जल्दी से। 35 और 60 का एलसीएम कितना होगा बाबू, बताओ जल्दी से, क्या ले लिया जाए। ऐसा एलसीएम बताओ जिससे आंसर निकला है। बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, चलो समझो। इसको आप लिख सकते हो 5 सते 35 और इसको आप लिख सकते हो 12 पंचे 60। जो कॉमन हो उसको ले लो, फिर जो कॉमन ना हो उसको ले लो। मीन्स टोटल एलसीएम हो गया 12 पंचे 60 से 6 सते 42, 420। 420 इसका एलसीएम आएगा। देखो हमने तोड़ के तुरंत ले लिया, अब आप जानो। ठीक है, 420 इसका एलसीएम आएगा। 35 से ये कितनी बार में जाएगा बेटा, 35 से कितनी बार में जाएगा बताओ जल्दी से। 35 से कितनी बार में जाएगा, 12 बार में। देखो तुम लोग को जान ही नहीं पा रहे हो। 35 से ये 12 बार में जाएगा। ये 6 से कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। अब समझना, हमने क्या निकाल लिया, ये हमारी क्या है भैया, टोटल मनी है। हमेशा ध्यान रखना जो टोटल वर्क आएगा वो हमारी टोटल मनी होगी, और यहाँ पे जो आएगा ये हमारी कैपेसिटी होगी। मीन्स अनिल, दीपक और दिनेश तीनों लोग मिलके एक दिन में 12 रुपए खर्च करते हैं। ठीक है, अनिल और दिनेश एक दिन में 7 रुपए खर्च करते हैं। कहा दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। दीपक को क्या करना है, ये 420 रुपए खर्च करने हैं, यही तो समान कार्य है। इस पूरे रुपयों को आप दीपक को अकेले दे दिया गया कि तुम खर्च करो, बताओ तुम कितने दिन लोगे, यही पूछा ना। ठीक, अनिल, दीपक और दिनेश मिलके एक दिन में 12 रुपए खर्च करते हैं। अनिल और दिनेश मिलके एक दिन में 7 रुपए खर्च करते हैं। यहाँ से हम दीपक की कैपेसिटी निकाल सकते हैं। अगर अनिल और दिनेश की कैपेसिटी 7 है तो अनिल और दिनेश की कैपेसिटी की जगह पे 7 पुट कर दे तो दीपक की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 5, क्योंकि 12 से 7 घट जाएगी तो दीपक की कैपेसिटी 5 आ जाएगी। और दीपक अगर एक दिन में 5 रुपए खर्च करता है तो 420 रुपए खर्च करने में 84 दिन का समय लेगा। इसको काट दीजिए बस। देखिए कैपेसिटी पे अगर आपने काम कर लिया, अगर आप सबकी कैपेसिटी पे वर्क कर लेते हो तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होने वाला है, जीवन में गलत नहीं होगा, बस आप सही से उसकी कैपेसिटी निकाल पाओ। ठीक है, आइए क्षमता निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपए है तथा लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। SP इक्वल टू CP 100 प्लस माइनस x अपॉन 100, ये हमारा फार्मूला होता है। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे फार्मूले से पढ़ा रहे हैं, बेटा टेट के लिए यही जरूरी है, जिसको आप जल्दी तैयार कर सको वही चीज अच्छे से आपके लिए अच्छी होगी। 20% का लाभ तो 120/100, आपको वस्तु का CP दिया गया 220 और 20% जब भी लाभ होगा तो 100 में जोड़ दीजिएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 12 दूना 24 का 4 हाथी लगा दो, 12 दूना 24 2 64। ठीक है, 264 रुपए का विक्रय मूल्य होगा वस्तु का। बताइए क्या समय लगने वाला है, कोई समय लगने वाला है। आप जितनी फास्ट कैलकुलेशन करोगे उतनी जल्दी टेट में आप क्वेश्चन कवर करोगे, और हमें क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। चलिए समझ में आ रहा है सभी लोगों को। ऐसा तो नहीं है कि राम कथा चल रही हो और चल रही है, सब ऊपर ऊपर चल रहा है। राम कथा जो चल रही है समझ में आ रही है, भागवत है एक। देखिए मैथ की जो ये मैराथन है समझ लो, 1-1 घंटे की क्लासेस आपको दी जा रही है रिवीजन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराया जा रहा है जिससे आपका टेट का पेपर खराब ना जाए, और कोशिश की जा रही है कि यहाँ से पढ़ाए हुए प्रश्न आपके पेपर में 20 से 22 जरूर आ जाए। हमारा पूरा प्रयास है, तो सभी बच्चे मेहनत से पढ़ते रहो जिससे पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर फंसे। आपके मेहनत करने से आप पढ़ोगे तभी तो आप वहाँ पर समझ पाओगे कि पढ़ाया हुआ आया, अगर पढ़े ही नहीं तो कैसे समझ पाओगे पढ़ाया हुआ आया या नहीं आया। आइए अब देखिए, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 21 मीटर, 12 मीटर तथा 16 मीटर है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। भैया कोई कमरा होगा, आप अपने कमरे में बैठे हो, कमरे को चारों ओर से देखो कि कमरा घनाभ के आकार का है कि नहीं।
कमरा घनाभ के आकार का है और कमरे में, अब जिस कमरे में बैठे हो उसको महसूस करो। कमरा देखो चारों ओर, अपना अपना कमरा देखो, देखो सभी लोग जल्दी से कमरा देखे। कमरे में देखो, जो आप कमरे में जिस में बैठे हुए हो वो घनाभ के आकार का है, ठीक है, घनाभ के आकार का है। अब कमरे में आप चाहते हो कि एक छड़ रखी जाए और ऐसी छड़ रखी जाए जो सबसे बड़ी हो, मतलब छड़ ऐसी रखना कि छोटी छड़ नहीं रखना, आप सबसे बड़ी छड़ रखना। तो आप चौड़ाई में छड़ रखो तो छड़ नहीं रख पाओगे सबसे बड़ी, और लंबाई में रखो तब भी नहीं रख पाओगे। अगर अब आप अपने कमरे में देखो और विकर्ण पे रखी जाए छड़, देखो सभी लोग, अगर विकर्ण पे छड़ रखी जाए तो आप सबसे लंबी छड़ रख सकते हो। अपने अपने कमरे में देखो सभी लोग जल्दी से, देखो विकर्ण पे रखो अपने कमरे में छड़ को और देखो सबसे लंबी छड़ रख पाओगे ना। तो हमेशा आपके कमरे में जब भी बात की जाए, चाहे वो आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे घनाभ हो, कुछ भी हो, तो छड़ हमेशा विकर्ण पे रखोगे तभी सबसे लंबी छड़ रखी जा पाएगी। तो जैसे इसने कहा कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है, अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है और कमरा है तो कमरा हमेशा घनाभ के आकार का होगा। तो घनाभ के आकार में कमरे में रखी जाने सबसे लंबी छड़। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर का मतलब 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर मीन्स 441, 12 का स्क्वायर मीन्स 144, 16 का स्क्वायर मीन्स 256। सबको जोड़ दो, 6 4 10, 10 1 11 का 1 हाथ से लगेगा, 6 4 10 1 11 का 1 हाथ से लगेगा 1, 5 4 9 1 10 4 14 4 हाथ से लगेगा 1, 4 1 5 5 2 7 1 8, 841। 841 किसका स्क्वायर है? 29 मीटर। आंसर आपका आ जाएगा, ये देखो घनाभ में सबसे लंबी रखे जाने वाली छड़ क्या हो जाएगी? 29 मीटर। आप अपने कमरे को देखो और कमरे में महसूस करो और देखो, महसूस क्या करो, कमरा तो तुम्हारे सामने है, महसूस करने की जरूरत है। कोई छत पे बैठ कर थोड़ी पढ़ रहे हो, बैठ तो कमरे में बैठ के पढ़ रहे होगे ना। तो कमरे में अपने देखो कि सबसे लंबी छड़ रखनी, तो आप घनाभ पे रखोगे तभी रख पाओगे, तो घनाभ के विकर्ण पे रखोगे तभी रख पाओगे। तो घनाभ का विकर्ण निकाल दो। आपको लंबाई दे रखा था, चौड़ाई दे रखा था, ऊंचाई दे रखा था, हमने सबकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल दी और 841 29 का स्क्वायर होता है, अंडर रूट के बाहर निकाल लिया। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन, आगे मिलते हैं कल ना। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे रखी 10/2 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? जब विकर्ण दे रखेगा तो क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। तो विकर्ण कितना दे रखा? 10/2 का स्क्वायर और बटे में 2। 10/2 का स्क्वायर मीन 10 का स्क्वायर 100 बटे में 4 और बटे में 2। यही तो हो जाएगा, यही तो होगा। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100/4 गुणे 2। हमें लग रहा है यहाँ पे √2 है, ये √2 है बेटा, 10√2, ठीक, इसीलिए आंसर गलत आ रहा है। विकर्ण का स्क्वायर मीन्स 10√2 का स्क्वायर और बटे में 2। 10√2 का स्क्वायर में 10 का स्क्वायर 100 और √2 का स्क्वायर 2 और बटे में 2। 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। बताइए कोई परेशानी? तो जब भी आपको वर्ग दे और विकर्ण दे तो क्षेत्रफल आप डायरेक्ट निकाल देना, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। बात क्लियर यहाँ तक की? आइए, यदि रोहित 22 घंटे में 1188 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो रोहित की चाल क्या है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 1188, समय है 22 घंटे। काट दो इसको, 11 × 11 और 11 × 8 88, 11 दूना 22, ये 2 पंची 10 और 2 चौको 8, 54 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अब आप समझना, ये घंटे में था और ये किलोमीटर में था, तो आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। लेकिन आंसर ने फिर से दिमाग लगाया और किलोमीटर पर आवर में चाल ही नहीं दी, कहा मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो जब भी आपको बड़े से छोटे में जाना हो तो हमेशा छोटे से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18, 3×15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। जब भी आपको किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक।
ठीक, इतनी बात क्लियर है। यहाँ के बाद आगे कल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस अभी बहुत सारे लगे हुए हैं, हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द ये सब समाप्त किया जाए, नहीं तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपको सॉल्व कराने हैं। लेकिन छोटी छोटी क्लास से ही क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराने का प्रयास कर रहे हैं, 10-10, 15-15, लेकिन बहुत सारे प्रश्न कराने हैं, इसलिए क्लास को कंटिन्यू रखना ही होगा। तो कल से रोज हम आज से कंटिन्यू रहेंगे आपके साथ, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल क्लास में।